दोस्तों पिछले 2-3 महीने से कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रुक चुकी है। जैसे अगर हम लोग रेस्टोरेंट्स की बात करें तो रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, बहुत सारे आईटी फर्म्स बंद हुए हैं, स्कूल, कॉलेजेस सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, स्पोर्ट्स बंद हो चुका है। तो इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी तो पड़ेगा ही। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी पे इस सारी चीज़ों का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, कितने ले-ऑफ्स हो गए, कौन से सेक्टर्स रह गए जिस पे इस कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत की इकोनॉमी इससे कैसे वापस उठ पाएगी, कितने जीडीपी पे इफ़ेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों किसी भी देश पे पैंडेमिक या महामारी का इम्पैक्ट क्या होगा, उसके इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी पे जीडीपी का रोल क्या होता है, कितने सेक्टर्स ये इकोनॉमी पे अफ़ेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले समझते हैं और उसके बाद कोरोना वायरस का ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो देखेंगे। दोस्तों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी ये उस देश का ऐसा पहलू होता है जहाँ पे उस देश का प्रोडक्शन यानी उत्पादन, वितरण या जो भी व्यापार होता है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो रेवेन्यू मिलता है उससे जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, तो गवर्नमेंट करंट सिचुएशन के हिसाब से कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सही चल रहा है कि नहीं, सर्विसेज बराबर हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, कैश फ्लो सही चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देश की भलाई के लिए देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में आती है, देश की इकोनॉमी में आती है। दोस्तों और एक चीज़ हम लोग को समझनी पड़ेगी जो कि है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, हम लोग इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। ग्रॉस यानी पूरा, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और प्रोडक्ट मतलब ऐसी चीज़ जो हम लोग बेच सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जो हम लोग अपने देश में बना के बाहर बेच रहे हैं और जिससे अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, जिससे हम लोग को रेवेन्यू मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ को हम लोग जीडीपी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो मान के चलिए अगर आप बहुत सारी चीज़ें बाहर के देश को बेच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका जीडीपी बढ़ेगा और अगर आपका जीडीपी बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो इकोनॉमी और जीडीपी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जितने आपका जीडीपी ग्रोथ रहेगा, उतना ही अपना इकोनॉमी ग्रोथ रहेगा। इसलिए अगर आप देखोगे चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश से उनको बहुत रेवेन्यू मिलता है, तो उनका जीडीपी बहुत है, इसलिए उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर हम लोग भारत के इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी बेसिकली 3 सेक्टर्स पे ज़्यादा रिलाई करती है। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा है सर्विस सेक्टर। तो अभी हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और उसके बाद कोरोना वायरस का एग्रीकल्चर सेक्टर पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। दोस्तों भारत में करीब-करीब 50 से 60% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से अपना ताल्लुकात रखते हैं। जैसे फर्टिलाइजिंग कंपनीज़ हो गई, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हो गई, इक्विपमेंट जो फार्मिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी हो गई या फार्मर खुद हो गए। तो ऐसे कई सारे इंडिविजुअल एंटिटी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसा माना जाता है कि बाकी दोनों सेक्टर्स यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का बेस माना जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स या वर्क लेबर ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लोग लगते हैं, बट उनको खाने के लिए क्या चाहिए, फूड, और वो फूड आता है एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग भारत के इकोनॉमी के जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का 14% है क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर के देश में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसा अल्फांसो मैंगो हो गया या आसाम की टी हो गई। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर के देश में एक्सपोर्ट होते हैं और जिससे भारत की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है भारत की इकोनॉमी चलाने के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कोरोना वायरस के वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या-क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, एग्रीकल्चर या फार्मिंग, खेती करना एक एसेंशियल सर्विस है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने ये चालू रखने के संदेश तो दिए हैं, पर आयात-निर्यात या एक्सपोर्टेशन के लिए बॉर्डर का ट्रांसपोर्टेशन रहना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर का ट्रांसपोर्टेशन चालू रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चालू रहेगा तो ही चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग प्रोड्यूस तो कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो डेफ़िनेटली अगर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो उधर से आने वाला रेवेन्यू तो नहीं मिलेगा और अगर उधर से आने वाला रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो उसका जीडीपी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और जीडीपी रेट कम हो जाएगा और उससे इवेंचुअली इकोनॉमी भी कम हो जाएगी।
तो इसलिए अगर एक्सपोर्टेशन कम है या एक्सपोर्टेशन अगर रुका हुआ है तो उससे डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी पे या कौन से भी देश की इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग वेजिटेबल मार्केट्स की बात करें भारत के ही अंदर, अगर हम लोग वेजिटेबल मार्केट्स की बात करें तो बहुत सारे वेजिटेबल मार्केट्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए बंद कर दिए, जो कि एक सही निर्णय है। पर यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन तो हो रहा है चीज़ों का या वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन तो हो रहा है, फार्मर काम तो कर रहे हैं, बट वो रिटेलर्स तक नहीं पहुँच रहे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स तक आके रुक रहे, क्योंकि मार्केट्स ही बंद है तो रिटेलर्स भी नहीं खरीदेंगे, और अगर रिटेलर्स नहीं खरीदेंगे तो लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, अगर लोगों तक नहीं पहुँचेंगे तो उसका प्रोडक्शन तो हो रहा है बट वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो उससे आने वाला पैसा वापस फार्मर तक नहीं पहुँचेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और उससे डेफिनेटली सरकार को भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो पे करते हैं उसमें से थोड़ा पैसा एज अ टैक्स सरकार को मिलता है, तो उससे भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज़, तो अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स की बात करें जिसको फर्टिलाइजर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिस पे कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही हम लोग उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट जो कि अभी लॉकडाउन हो चुका है तो उसके वजह से फर्टिलाइजर्स कंपनी भी बंद हो चुकी है या लॉकडाउन हो चुकी है, रुक चुकी है, और इक्विपमेंट्स की कंपनी भी रुक चुकी है, तो ऐसे केस में ऐसे सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, और ये सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन अगर बंद हो गया तो उससे आने वाला रेवेन्यू डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और उससे इवेंचुअली अपनी इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों हम लोग अभी देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो सारे इंडस्ट्रीज आते हैं जिसमें कुछ रॉ मटेरियल लेके एंड प्रोडक्ट बनाया जाता है और वो फिर एंड यूज़र को बेचा जाता है। जैसे अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर मैं एक बिल्डर हूँ तो मैं रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट, ईंट या सैंड, इसके मदद से मैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूँगा, और उसके जितने भी फ्लैट्स रहेंगे वो मैं एंड यूज़र को मतलब कस्टमर्स को बेचूंगा। तो ये एक बड़ा एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन एक बड़ा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भारत में बहुत सारे टेक्सटाइल प्रोडक्शन आ गए, फिर केमिकल प्रोडक्शन आ गए, फिर कंस्ट्रक्शन आ गया, स्टील प्रोडक्शन आ गया। तो ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग गुड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है उस देश का जीडीपी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आपको अपने देश को अच्छे से चलाना पड़ता है। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे कोरोना वायरस का कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। ये सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन कर दिए, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज सारे इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट बंद ही हो चुके हैं, कहीं पे भी वर्कर्स काम नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कहीं ना कहीं रुक चुका है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत ये 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती है जो बाहर के देश में एक्सपोर्ट होती है और जहाँ से भारत को रेवेन्यू मिलता है। जैसे अगर हम लोग भारत की कंपनीज की बात करें तो जिसमें एल&टी कंस्ट्रक्शंस आ गया, उसके बाद आदित्य बिरला सन्स आ गए, फिर हीरो मोटर कॉर्प आ गए, फिर टाटा मोटर्स आ गए, मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की भी कंपनी है भारत की जो अपना प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से उनको पैसा मिलता है। बट जो कि ये लॉकडाउन हो चुका है, सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, तो उसका प्रोडक्शन भी रुक चुका है। कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ों का प्रोडक्शन रुक गया है, तो उसके वजह से रेवेन्यू जो आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है, और अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो उसका जीडीपी पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, और जीडीपी पे अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो उसका इवेंचुअली भारत की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हम लोग दूसरी चीज़ की बात करें तो कहीं पिछले कुछ समय से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, बट अभी वो भी कम हो रहा है क्योंकि चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, तो इन्वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है, तो वहाँ से आने वाला पैसा भी भारत का बंद हो चुका है, तो उसके वजह से भी भारत की इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। अगर हम लोग तीसरी चीज़ की बात करें तो जो कि प्रोडक्शन रुक चुका है, तो कौन से भी कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉयज़ को शायद ले ऑफ कर सकता है, और अगर ले ऑफ करेंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा बहुत सारे लोगों का, और अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रगल कर रही है। सो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे भी बहुत इम्पैक्ट कर रही है, और इसका डेफिनेटली भारत के
इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में हम लोग की सेवाओं का प्रस्ताव करते हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर एक बंदा है जो बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा है, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और लोगों को पढ़ा के। अगर हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारे सर्विसेज आ जाते हैं, जैसे हेल्थ केयर सर्विस आ गई, या फिर एजुकेशन सर्विस आ गई, या फिर आईटी कंप्यूटर सर्विस आ गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो ऐसे कई सारे सर्विसेज सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के जीडीपी में टोटल दोस्तों 55% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर करता है। और इसका मेन रीज़न ये है कि भारत का पिछले कुछ समय में भारत का आईटी सेक्टर बहुत ग्रो हो चुका है। भारत के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो यूएस, यूके, कनाडा, मतलब आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट्स बहुत है भारत के पास। सो इसके वजह से जो पैसा आ रहा है वो डॉलर्स में आ रहा है। इसलिए दोस्तों आईटी सेक्टर में भारत डॉलर्स में, मिलियन डॉलर्स में पैसा कमा रहा है। अगर हम लोग ट्रैवल एजेंसीज़ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली हम लोग को सर्विस सेक्टर को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर से भी भारत की इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। और सर्विस सेक्टर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टू ग्रो इन ग्लोबल इकोनॉमी। दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सर्विस सेक्टर पे भारत के क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर हम लोग रेस्टोरेंट्स की बात करें तो भारत में करीब करीब 20 लाख से 30 लाख तक के रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें 5 स्टार रेस्टोरेंट से लोकल रेस्टोरेंट्स सारी चीज़ें आ जाती है। और ये सारे रेस्टोरेंट्स लॉकडाउन की वजह से पूरे बंद हो चुके हैं, और उनका जो रेवेन्यू आना है वो भी बंद हो चुका है। तो इस केस में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के एम्प्लॉय हो गए, उनका ले ऑफ हो सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में खाली शेफ़ और वेटर नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पेस्ट्री मेकर हो गए, या बार टेंडर हो गए, या डिश वॉशर हो गए। तो ऐसे कई सारे लोग होटल्स या रेस्टोरेंट्स के हायरार्की में आते हैं, और उन सारे लोगों को पैसा देना भी ओनर को बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली ले ऑफ्स तो होने ही वाले हैं। और इस जो कि इतने ले ऑफ्स हो जाएंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, और बेरोज़गारी बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगा, और उसके इकोनॉमी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आने वाला है। दोस्तों हम लोग भारत के आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी में एटलीस्ट लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, मतलब अपना डेवलपमेंट एक्टिविटी हो या मेंटेनेंस एक्टिविटी हो सॉफ्टवेयर के लिए, वो तो चालू रख सकते हैं, तो उससे थोड़ा रेवेन्यू आ सकता है। बट बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स रहते हैं जिनको अपना डेटा पब्लिक नहीं करना रहता है, प्राइवेट रखना रहता है, मतलब उनको वर्क फ्रॉम होम नहीं देना रहता है। वो उसके लिए स्पेसिफिकली हम लोग ऑफिस में जाके ही काम करना पड़ेगा, एक क्लोज ईडीसी में बैठ के ही काम करना पड़ेगा। तो उस केस में उसका डेवलपमेंट रुक चुका है, उसका रेवेन्यू आना भी मुश्किल हो चुका है। भारत के सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स यूके, यूनाइटेड स्टेट्स में है। और अगर हम लोग कोरोना वायरस इन्फेक्टेड एरिया देखेंगे तो चाइना और इटली के बाद यूएस और यूके ही है। तो इसके वजह से आईटी पे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आईटी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पे डेफिनेटली होगा। तो उसके वजह से बहुत सारी ले ऑफ्स होने वाले हैं, और बहुत सारे ले ऑफ्स में सारे लोगों के जॉब खतरे में है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जिस पे इफ़ेक्ट होगा, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है जिस पे इफ़ेक्ट होगा, जैसे रियल इस्टेट एजेंसीज़ हो गई, ट्रैवलिंग एजेंसीज़ पे भी इस पर इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि बॉर्डर्स ही बंद है तो ट्रैवलिंग भी बंद होगा, और लोग बहुत सोच के ट्रैवल करेंगे, दूसरे देश में जाएंगे। तो इससे ऑलमोस्ट सारे सर्विसेज पे बहुत इम्पैक्ट होने वाले हैं। कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट सारे सर्विसेज पे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। और दोस्तों आने वाला जो टाइम रहेगा वो इजी नहीं होगा। आने वाले 2-3 साल रहेंगे वो बहुत मुश्किल होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि भारत को वापस इकोनॉमी अपनी उस लेवल पे लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल रहेगा। बहुत सारे लोगों को जॉब्स अपनी गंवानी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आगे लाते रहेंगे। थैंक यू।